नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और हमारी बात चल रही है मणिपाल ग्लोबल के चेयरमैन मोहनदास पै से। मोहनदास पै से जो लंबी बातचीत मैंने की है उसका अगला हिस्सा आपके सामने रखूं उससे पहले एक गुजारिश। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वन आलोक जोशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आज की बातचीत है इसके लिंक्स आप अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को बहुत सा ज्ञान हासिल होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को अपने स्टेट में रोजगार दे देंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा। और उससे न सिर्फ यूपी का, पूरे भारत की किस्मत बदल सकती है। अगर यूपी और बिहार जैसे स्टेट तरक्की कर जाएं, वहां लोगों को रोजगार मिलने लगे तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन क्या चीन से लोग यहाँ इंडस्ट्री आ पाएंगी? और इसके साथ में जो लेबर लॉज में चेंजेस अभी हाल में किए गए हैं कई स्टेट्स में, उनको आप क्या ऐसे नहीं देखिए देख रहे हैं कि इससे लेबर को खतरा हो रहा है? देखिए मेरी बात है। चीन से इंडस्ट्री बाहर जा रही है, वो तो सच है। क्यों बाहर जा रही है? क्योंकि ये कोविड में लोगों को पता चला फरवरी मार्च में चीन पर कितने डिपेंडेंट थे। बहुत डिपेंडेंट थे। 92% अमेरिका का मेडिसिन आता था और ट्रम्प के ट्रेड पॉलिसी से अमेरिकन कंपनी सभी बाहर जा रहे हैं। सारी दुनिया को पता चला है कि चीन पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना है। कुछ चीन को हो गया तो हमको नुकसान होगा। तो इंडस्ट्री जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी पहले तो वियतनाम जा रहे हैं। वियतनाम में करीब 10 करोड़, 95 मिलियन, 95 9.5 करोड़ लोग हैं, पॉपुलेशन है। 1200 किलोमीटर की बॉर्डर है। पहले पास में ही है ना। बॉर्डर पास करेंगे तो वियतनाम में हो जाएगा। सो वियतनाम जा रहे हैं, कंपुचा जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारे पास भी आएंगे। ज्यादा हमको उनको बुला है, आएंगे आएंगे तो ये अच्छा होगा कि वो हम हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। क्योंकि देखिए, जब चाइना ने ओपन किया 1978 में, चाइनीज सरकार ने क्या किया? पहले उन्होंने किसानों को अपने जमीन पर जो कुछ फसल आपको करना है आप करो, और किसी को बेचना है किसी दाम पर आप बेचो। उनको फ्रीडम मिला। तो फूड प्रोडक्शन, सब कुछ प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया 15 साल में। पैसा आ गया। जब पैसा आया, वो किसानों ने छोटी छोटी इंडस्ट्री शुरू की, उनके पास पूंजी थी। और उसके बाद में चीन सरकार ने कहा हम तो कोस्टल एरियाज में एसईजेड करेंगे। कोस्ट क्यों? क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, शिपिंग होगा और लोग आए दूसरे एरिया से वहां काम। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पहले आए। क्योंकि चीन का प्रॉब्लम क्या था? उनका प्रॉब्लम था कि पॉपुलेशन ज्यादा है और लेबर को ऑब्जर्व करना है। तो फॉरेन कंपनीज आए, $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री की। चीन के एंटरप्रेन्योर ने फैक्ट्री बनाया और फॉरेन कंपनीज के लिए उन्होंने काम किया, वहां से एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट से जो पैसा आया चीन सरकार ने लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा की, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। भारत और चीन 1978 में $150 बिलियन का जीडीपी था। अभी चीन का जीडीपी है $15 ट्रिलियन, भारत का है $3 ट्रिलियन। और भारत ने आगे न्यू बढ़ा, मैं कहूंगा आपकी। और उसके बाद में क्या हुआ? अभी चाइना ने वो पैसा लेकर हाईटेक इंडस्ट्री पर डाला है, अर्बनाइजेशन पर डाला है, और उनका पर कैपिटा इनकम $8,000 $9,000 हो गया। अच्छा पॉलिसी था उनका। हमने क्या किया? हमने पहले किया कि 1978 से 1991 तक पब्लिक सेक्टर को ही करेंगे, प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं है, लेबर लॉ से करेंगे। ये लेबर लॉ सभी करके किसको फायदा मिला? अभी देखिए, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो सोशल सिक्योरिटी मिलता है बहुत कम है। हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है 20%। चाइना का फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है 80%। 20% क्यों हुआ? ये ट्रेड सब गला काट के दिया। सिंगारेनी कोल माइंस में एक वर्कर को महीने में 80,000 रुपीज मिलता है। अभी सरकार के जो कार ड्राइवर है 25 उनको 75,000 रुपीज मिलता है। ये ऐसा ऐसा वेतन देना है क्या? लोगों को अच्छा वेतन देना है, लेकिन एक कार ड्राइवर को 75,000 रुपीज पर मंथ वेतन देना है। उसके बाद में 50% पर उसका और एक 20 साल के लिए पेंशन देना है। कौन पैसा देगा? सो ऐसा करके खराब कर दिया है कि इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है। अभी 91 में सब कुछ ओपन हुआ, लेकिन 91 से अब तक भारत सरकार ने क्या किया है? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिया है। अगर आप स्टील मिल करोगे
15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी आपको इंसेंटिव मिलेगा 12,000 करोड़, टैक्स माफ है, सब कुछ माफ है। आपको तो आप काम देंगे 5,000 6,000 लोग, ठीक है, डायरेक्ट लेबर। अभी आप गारमेंट इंडस्ट्री कुछ नहीं मिलेगा, एक गारमेंट इंडस्ट्री में 50,000 लोगों को काम मिलेगा। अभी भारत को क्या फोकस चाहिए? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री फोकस चाहिए, लेकिन भारत ने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पर किया, और जो लेबर था उसको तो एग्रीकल्चर से बाहर आने में कुछ नहीं मिला। अभी ऐसा कहता हूं कि अभी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देना है, और नॉर्थन स्टेट में, सदर्न स्टेट में देने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में हमारे एक इंडस्ट्री मिनिस्टर से, उन्होंने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री पॉलिसी की कि हमारे कर्नाटक में लेबर ज्यादा है, उधर आएंगे तो हम सबको बेनिफिट देंगे। पहली बार थी पॉलिसी भारत में, उन्होंने किया था। अभी नॉर्थ में करना है क्योंकि उनको पता चल रहा है कि हम तो लेबर सरप्लस है, इंडस्ट्री आना है, इंडस्ट्री कोई सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री नहीं आएगी उधर, उनके पास स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लेबर इंटेंसिव आएगी क्योंकि लेबर चीप है। बॉम्बे से करने से पहले यूपी में करेंगे, हम ट्रक में लेकर बॉम्बे भेजेंगे, ऐसा करना है। तो मैं समझता हूँ। और लेबर लॉ, देखिए लेबर लॉ को एक ओपन करना है, क्योंकि टाइट करके वो लेबर राज और लेबर इंस्पेक्टर आके हरास करके क्या क्या फायदा हो गया? सब इंडस्ट्री में 50 से ज्यादा % लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर, परमानेंट लेबर नहीं कर रहे, कोई अभी नहीं लेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट पे मिनिमम वेजेस दिया तो पता है, कोई 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट लेबर करेगा वही वेज मिलेगा, उसके ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर परमानेंट होगा, हमको हमारा फैक्ट्री में कुछ नुकसान होगा, उनको घर जाने की हम नहीं कर सकते हैं, शटडाउन नहीं कर सकते हैं, ले ऑफ नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं होगा, और कुछ करेंगे तो आकर वो स्ट्राइक करेंगे और लेबर इंस्पेक्टर आकर हमको अरेस्ट करेंगे, सब कुछ करने के ना, इसलिए हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, भारत को नुकसान हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लेबर लॉज को लिबरलाइज करना है, लेकिन 2-3 बार हमको कहना है, मिनिमम वेजेस इंप्लीमेंट करना, कोई किसी को एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, वर्क कंडीशन, हेल्थ और सेफ्टी इंप्लीमेंट करनी है, पेमेंट ऑफ वेजेस इंप्लीमेंट करना है, कुछ मिनिमम करना है, और परमानेंट लेबर, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना वो नहीं रहना है। अगर किसी को ले ऑफ करे कुछ कॉम्पेंसेशन देना है, और वर्किंग आवर जरा ज्यादा करना है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना है। देखिए आप कंस्ट्रक्शन साइट में जाओगे, सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, दिन में कितने बार काम करते हैं? 12 घंटा काम करते हैं, ठीक है ना, हर साइड पर काम करते हैं। कहाँ है वो लेबर लॉस? क्यों 12 घंटे काम करते हैं? क्योंकि 12 घंटे का वेतन मिलता है, उनको पैसा चाहिए, वो काम करते हैं। अब इधर कहते हैं कि 8 घंटा में 1 घंटा खाने के लिए है, 7 घंटा ब्रेक है। ये ब्रेक बात करके उनको डिसिप्लिन भी नहीं है, आउटपुट नहीं है, प्रोटीन नहीं है। अगर करेंगे तो अरे भैया दिन में आप 12 घंटा काम कर सकते हो, कुछ ब्रेक भी होगा, लेकिन कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं करना है। आप करे तो करो, सारे के सारा लोग करेंगे, और 4 घंटा ज्यादा करेंगे, डबल वेजेस से नहीं होगा ना, डबल वेजेस वेस्ट है। 1.5 टाइम्स देंगे, 1.5 टाइम्स वेज देंगे, लोग करेंगे। क्योंकि देखिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। एक चाइना के एम्प्लॉई, एक वर्कर एक दिन में जो काम करता है, वो भारतीय वर्कर को 2 दिन लगता है। मुझे चाइनीज इंडस्ट्री लोगों ने कहा है, तो प्रोडक्टिविटी हमारा कम है। प्रोडक्टिविटी क्यों कम है? क्योंकि डिसिप्लिन कम है, लोग सारे समय काम नहीं करते, बात की करते हैं, और टॉयलेट ब्रेक, टी ब्रेक ज्यादा होता है। चाइना में तो काम आते हैं, काम करते हैं, 15 मिनट में खाते हैं, करते हैं और जाते हैं, वो करके जाते हैं। डिसिप्लिन भी चाहिए, तो होगा। हमारा एक इंडस्ट्रियल कल्चर चाहिए, सब कल्चर चाहिए। लेकिन कार कंपनी होगा, बड़ी कार कंपनी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा कार कंपनी का नाम नहीं दूंगा, उनके अभी 15 साल अभी एम्प्लॉइज 3 बार गया है, लेकिन जो इंक्रीज हुआ सब कुछ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देंगे 15,000 20,000, और परमानेंट जो काम करता है उसको देंगे 50,000। अब लेकिन परमानेंट लेबर ज्यादा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही किया है, और उनका लेबर कॉस्ट सेल्स रेशियो कम हो गया 10 साल में। तो मैं कहता हूं कि लेबर लॉस को कुछ लिबरलाइज कर रहे हैं जी। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी चीज आ रही है, आपने बहुत बड़े स्केल पे कहा कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन इस समय इंडस्ट्री में जहां भी आपकी तो बहुत से लोगों से बात होती होगी,
सब लोग इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, कनेक्टेड इंडस्ट्री, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होगा, ऑटोमेशन का काम होगा, इंसान का काम रहेगा ही नहीं। ये सबका सपना है, हर लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए। ऐसे में लेबर इंटेंसिव लेकिन वो इंडस्ट्री कहां से आएगी? लेकिन देखिए, इंडस्ट्री 4.0 एआई सब इंडस्ट्री में नहीं होगा, कुछ इंडस्ट्रीज में होगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज में होगा। गारमेंट इंडस्ट्री, उसमें भी ऑटोमेशन आया, लेकिन अभी भी लेबर चाहिए। लाइट इंजीनियरिंग लेबर चाहिए, या तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन चाहिए। बहुत से इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन, बहुत से इंडस्ट्रीज है जहाँ लेबर चाहिए। और अभी वो 4.0 और ये आने के लिए और एक 10 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। कुछ इंडस्ट्री में आया है। अभी देखिए, हेवल्स आपने सुना होगा, उन्होंने एक एसी प्लांट किया है, क्योंकि मैं हेवल्स के बोर्ड में हूँ। हम गए थे उधर, सब ऑटोमेटिक रोबोटिक है, ऑटोमेटिक प्लांट, रोबोट है, सब कुछ है। उधर लेबर कम है, लेकिन उनका प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना से ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना से कम है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। दुनिया में कॉम्पिटिटिव भी रहना है, लेबर भी करना है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबके लिए जगह है। जी, अच्छा, अब क्योंकि आप स्किल पे भी काम करते हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूँ, इस समय आप एक यंगस्टर को अगर आपको एडवाइस करना हो कि अपने अंदर क्या नई स्किल इस समय डालें, जिससे कि अगले 10 साल कम से कम वो एम्प्लॉयबल रहें, क्योंकि बहुत से लोगों को अचानक लग रहा है कि अब हम किसी काम पे नहीं रह जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी यूज करने का स्किल चाहिए। अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है, बैंकिंग डिजिटल हो गया है, एंटरटेनमेंट डिजिटल, एजुकेशन, वो कैसा यूज करना है उनको स्किल चाहिए। और कोई एक इंडस्ट्री और कुछ इंडस्ट्री या सर्विस पर आपको ध्यान करके वहां का डीप नॉलेज और स्किल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए। आपके पास कुछ नहीं होगा तो ज्यादा वेतन नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया उनके लिए जो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके जिनके आप मदद करते हैं, स्टार्टअप्स जो नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं या जिनके बिजनेस चल रहे हैं, वो इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। पैसा रेज करना इस वक्त तो बहुत ही बड़ा संकट हो गया है। अगर मैं आपसे कहूँ डिफिकल्टी ऑफ रेजिंग मनी का इस समय लेवल क्या है, कितना मुश्किल है, और उसको कैसी मदद चाहिए, इमीडिएटली क्या देखिए चाहिए? देखिए पिछले पिछले 2 साल में सरकार की टैक्स पॉलिसी हुआ है। सरकार ने क्या किया है, अगर आपका इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ हो तो ज्यादा सरचार्ज देना पड़ेगा। अभी कैपिटल गेन्स टैक्स है 28%। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अनलिस्टेड में, कैपिटल गेन्स टैक्स हो सकता है 28%। अभी स्टॉक मार्केट में 10%, 11%। सो लोग क्या, मैं स्टॉक मार्केट में जाके ज्यादा स्टॉक दूंगा, इन्फोसिस दूंगा, एचडीएफसी दूंगा। अगर मैं पैसा बंद 10% देना है, क्योंकि मैं सेल कर सकता हूँ अगले साल, कभी भी सेल करता हूँ। लेकिन स्टार्टअप में करेगा 5 साल 7 साल रहेगा, उसके बाद में अगर मैं पैसा बनाऊंगा 28% टैक्स देना है। भारत एक ही देश है कि अनलिस्टेड पर 28% और लिस्टेड पर 11%। ऐसे ऐसे करने से स्टार्टअप जब जाते हैं एंजल्स को और दूसरे लोगों को कहते हैं कि अरे भैया टैक्स ज्यादा है, मैं क्या करूं, उनको शट ऑफ किया है। अभी चाइना को भी शट ऑफ किया है। चाइना ने करीब पिछले 6 साल में $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया था। करीब भारत में $60 बिलियन का पैसा आया था, $8 बिलियन। चाइना का एफडीआई बंद किया है। मे भी अच्छा होगा बुरा होगा, ये सरकार की ध्यान है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जिस कंपनी आकर हमारे कंपनीज को नहीं दे। लेकिन अगर वो करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको इन्वेस्ट करने के लिए रेगुलेटरी चेंज करना पड़ेगा। वो नहीं किया है, रेगुलेटरी चेंज चाहिए। हमने कहा है पीयूष साहब से, ये सभी कीजिए। हमने सरकार एफएम से भी, वित्त मंत्री से भी कहा है, लेकिन सुनते नहीं है। लेकिन इसलिए कष्ट हो गया है। मैं मांगता हूं आपके चैनल से और सरकार को कि कैपिटल गेन्स टैक्स, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिविजुअल्स को 5 साल को अबॉलिश करो। क्योंकि डेटा देखिए, असेसमेंट ईयर 18-19 में टोटल इनकम डिक्लेयर टू टैक्स था 45 लाख करोड़। कितना बोलिए? 45 लाख टोटल इनकम डिक्लेयर टू टैक्स। करीब 9 लाख करोड़ टैक्स मिला, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडिविजुअल्स को कितना था? 67,000 करोड़। कहाँ है 45 लाख करोड़? 67,000 करोड़। 300,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिविजुअल 67,000 करोड़, बस वो इनकम था। उस पर 20% मिलेगा तो 13,000 करोड़ मिलेगा। कहाँ है 9 लाख करोड़, कहाँ 13,000 करोड़? उसका हरासमेंट क्या है,
उसका इंसेंटिव क्या है, वो सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जमीन बेचेंगे, स्टॉक बेचेंगे, गोल्ड बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे, तो वही है। सो एक क्या पॉलिसी है, ये इसलिए सब मैं मिलाकर, ये सरकार केवल को स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन नहीं है 67,000। नहीं नहीं, सब लॉन्ग गेन्स इंडिविजुअल्स के हाथ में, इनकम है, इनकम, कैप टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं है, 67,000 करोड़ गेन्स है। इनकम है, टैक्स भी नहीं है, टैक्स 20% होगा, 20% या कम होगा ना, आपका क्योंकि कहना है कि डिजिटल सभी स्टॉक पर तरह का 10% होगा। आपका कहना है कि सभी तरह का कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म कर दिया जाए हर अब तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अबॉलिश करो। देखिए अब अभी गोल्ड बहुत आगे बढ़ा है। अभी चाहिए कि भारत में लोगों के पास जो गोल्ड है वो सेल करे, एनकैश करे। अगर एनकैश करेंगे तो 28% टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स देना है, अभी 28% टैक्स देना है, ठीक है ना। अभी सरकार निकालेगी, लोग 1,000-2,000 टन सेल कर सकते हैं। अगर सरकार सेल करेगी तो क्या होगा, अभी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत में है 30,000 टन की गोल्ड, 30,000 टन है। लोग सेल नहीं करते, कहते कि अभी आगे चलेगा, अभी कहेंगे तो टैक्स हमें निकाल दिया, कुछ लोग सेल करेंगे, सेल कर लोकल सप्लाई होगा ना, लोकल मार्केट के डेवलपमेंट भी करना है ना लोग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी बात है, अगर कीजिए तो लोगों को कितना खुश होगा, मोरल उठ जाएगा, लोग करेंगे तो अच्छा भैया हम इन्वेस्टमेंट कर सकते, अभी टैक्स देने नहीं है, ये छोटी बात है। कुछ भी कीजिए ना, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी कीजिए ना जी। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला आपने सुझाया भाई साहब, और मैं बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना वक्त निकाला। वक्त काफी हो गया है, मैं फिर किसी दिन आपको तकलीफ दूंगा और बात करेंगे, आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त आपका धन्यवाद आलोक अड्डा पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोहनदास भाई से ये बातचीत आपको कैसी लगी बताना मत भूलिए, साथ में आप कमेंट्स करेंगे कमेंट बॉक्स में, वहां लिखें। कोई सवाल आपके मन में आ रहे हो जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो वो भी लिखें, अगली बार मुलाकात होगी तो हम वो सवाल उनके साथ सामने रख देंगे, उठाएंगे, उनसे उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो अच्छा रहेगा कि आपको खबर मिल जाएगी कि नया वीडियो कब आया या मैं लाइव कब आ रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। घर से बाहर अगर जरूरी न हो तो मत निकलिए, और किसी की मदद करने का कोई मौका आपके हाथ में आ रहा है तो उसको हाथ से जाने न दें। इस मुसीबत के वक्त पे आपकी थोड़ी सी मदद किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।